Hi, so welcome to the lecture number 2, and where we are going to learn what and how can we build foundation models. अब इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फाउंडेशन मॉडल्स होते क्या हैं. वैसे मैंने थोड़ा बहुत अपने पहले वीडियो में समझाया था, बट if you skip that one, I don't know anyone is watching even. But foundation models जो होते हैं, these are basically large general purpose machine learning models which are trained on massive data sets. ठीक है, any LLM today, I mean any तो नहीं कहूँगी मैं, but mostly जो भी आपको LLMs पता है, they can count as foundation models. Why? Because they are general purpose. Focus हमें किस दो words पे रखना है, large पे और general purpose पे. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बिकॉज जैसे ChatGPT है या क्लॉड है या फिर इवन पहले के टाइम पे मिस्ट्रल, अब तो इट्स नॉट अ बिग प्लेयर एनीमोर, बट जेमिनी है. सो दीज आर ऑल लार्ज एंड जनरल पर्पस मशीन लर्निंग. लाइक टुडे they are trained on massive data sets. Like today they are specifically not just for text. In the beginning they were only for text. अब तो इनमें आ गया है multimodal component, जहाँ पे they can interact with images, they can interact, some can even generate videos and everything. So that is one thing. So when we are talking about building foundation models, हम बहुत सारा process समझेंगे कि मतलब not just with building but how can we decide, या फिर इससे आपको ये भी समझ आएगा कि हाउ कैन यू सिलेक्ट मॉडल्स, कौन सा मॉडल कब किस चीज़ के लिए अच्छा है, इसकी काफ़ी आइडिया लगेगा. जैसे इसमें हम पहले बात करते हैं अलग अलग स्टेप्स की. पहला स्टेप होता है ट्रेनिंग डेटा डिफाइन करना, फिर होता है मॉडल आर्किटेक्चर डिसाइड करना, फिर हमें बात करनी होती है कि मॉडल आर्किटेक्चर में जो हम मॉडल चूज़ कर रहे हैं वो हम मॉडल क्यों चूज़ कर रहे हैं, वाई इज़ द करंट मॉडल विनिंग एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट आर बीइंग मेड इन द करंट मॉडल. फिर हम बात करते हैं मॉडल साइज़ की. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आपने सुना होगा. एंड थर्ड इज़ पोस्ट ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग एंड देन पोस्ट ट्रेनिंग क्या करना है हमको, उसकी बात करेंगे. और these are some fun sticks. I really had a lot of fun making this PPT. As you can see, it's very colorful, it's very vibrant, because I like to study with colors, and I think it helps me learn things visually, because not just with obviously infographics and diagrams are the visual learners, but sometimes I have realized in my exams that colors के अंदर कुछ टेक्स्ट ना ऐसे दिमाग में बैठ ही जाता है. इफ़ इट्स वेरी पीकिंग, इफ इट्स वेरी हाईलाइटेड, सो दैट हेल्प्स. बट दैट्स ऑल अबाउट फाउंडेशन मॉडल्स एंड लेट्स लर्न हाउ टू बिल्ड देम. और इस प्रोसेस में हम समझेंगे कि व्हाट आर दे, क्योंकि मैसिव डेटा सेट्स जो मैंने मेंशन करा, सबसे पहले हम उसी की बारे में बात करते हैं, दैट इज़ ट्रेनिंग डेटा. सो एन AI मॉडल इज़ ओनली एज गुड एज द डेटा इट वॉज ट्रेंड ऑन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. This is like the most important thing. See, you are as healthy as the food you eat or the air you breathe, which is very bad in Delhi, and I'm in Delhi. So if there is, अब ऐसे मान लो कि if there is no Hindi in the training data, the model cannot learn Hindi. There is no way for it. अगर आप किसी बच्चे को नहीं, see, my basic way of understanding an LLM is, or its evolution is by understanding a child. आप एक बच्चे को अगर कभी हिंदी से एक्सपोज ही नहीं करोगे, देन देयर इज़ नो वे द चाइल्ड वुड नो एनीथिंग अबाउट हिंदी और एनी अदर थिंग. मतलब जब तक उसकी ट्रेनिंग डेटा सेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये क्लीन होना चाहिए. क्लीन का मतलब क्या होता है कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए किसी भी मॉडल के लिए, और ये सेफ भी होना चाहिए. अगर मेरे ट्रेनिंग डेटा के अंदर मैंने 2-3 प्रॉम्प्ट इंजेक्शन सैम्पल्स डाल दिए, या मैंने 2-3 गलत डेटा डाल दिया, जस्ट रॉन्ग डेटा, देन आपका मॉडल याद कर लेगा ना वो, तो उसको लगेगा कि वो गलत डेटा ही सच है. सो इफ़ यू वांट योर मॉडल टू इम्प्रूव ऑन सर्टेन टास्क, यू वांट टू इंक्लूड मोर डेटा ऑन दैट टास्क, बट कलेक्टिंग मोर डेटा. अब इसमें सबसे बड़ा बॉटलनेक ही डेटा कलेक्शन होता है. सबसे एक्सपेंसिव काम होता था, इनफैक्ट पहले भी सबसे एक्सपेंसिव काम होता था डेटा कलेक्शन. आज तो और मुश्किल हो गया है. आज मुश्किल क्यों हो गया है? AI जनरेटेड डेटा की वजह से. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि अब जो हम डेटा ट्रेन कर रहे हैं सिंस 2022 2023,
almost all of that data is AI generated, a lot of that. तो प्रॉब्लम ही यही है कि अब AI generated data is not good quality data, at least so far, not a lot of it. Most of it is bad data, most of it is AI slop. तो अगर हम AI को AI पे ही ट्रेन करेंगे तो और गंदा रिजल्ट आएगा. अभी तक हमने AI को अच्छे साफ ह्यूमन डेटा पे ट्रेन किया था. रेडिट पोस्ट साफ नहीं थी, बट स्टिल इट वॉज गुड डेटा, इट वॉज ऑथेंटिक ओरिजिनल ह्यूमन डेटा, और तब जाके आपका AI स्लॉप बना है. अगर हम उसको AI स्लॉप पे ही ट्रेन करने लग जाएंगे तो गोना बी अ शिट शो. सो दैट असाइड, दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी माइट डिस्कस समटाइम लेटर. बट मेन प्रॉब्लम जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है एक्सपेंस की. कि पहले क्या होता था, जितनी आई वुड से कि अगर आपने देखा हो कि सिरी या पहले जो भी असिस्टेंट्स होते थे, AI असिस्टेंट्स कहने को जो होते थे, वहाँ से हम जो अब ChatGPT पे आए हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा काफ़ी साल लग गए. क्यों लगे? काफ़ी बॉटलनेक्स थे. क्यों थे? बिकॉज मनी. मशीन लर्निंग मॉडल्स, डीप लर्निंग मॉडल्स, किसी भी तरीके के मॉडल्स, इमेज जनरेशन मॉडल्स, वीडियो जनरेशन मॉडल्स, इन सब के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है, डेटा सेट्स. कि आपको इतना सारा डेटा चाहिए होता है, वो वेल लेबल्ड डेटा होना चाहिए ताकि वो डेटा हम जब एक मशीन लर्निंग मॉडल को फीड करें, अपने बच्चे को जब वो डेटा समझाएं, तो हम उसको समझा पाएँ कि देखिए ये है, ये है, ये है, ये है. अदरवाइज उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, राइट. आपका बच्चा बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज पे होता है, तो आपको थोड़ा डेटा उसको फीड करना ही पड़ता है लेबल्ड, कि देखो इसको पेन कहते हैं, इसको एप्पल कहते हैं, इसको पेंसिल कहते हैं, समथिंग लाइक दैट. व्हेन दे टर्न 3 years old और 4 year old, देन यू कैन टेल कि अच्छा ठीक है, कैट डॉग समझ आ गया अब तुझे, अब तो कैट डॉग से सेंटेंसेस बनाना सीख के, समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स द होल एवोल्यूशन प्रोसेस, राइट. सो और उस पूरे प्रोसेस में हमें डेटा की, और उस डेटा को लेबल करने के लिए एनोटेटर्स लगते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है. इस सब में बहुत ह्यूमन लेबर लग रहा है एक्चुअली में. प्रॉब्लम ये है, कंप्यूट चाहिए, स्टोरेज चाहिए. सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. इट्स एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम. तो कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि वाई नॉट जस्ट ट्रेन द मॉडल ऑन ऑल द डेटा अवेलेबल, राइट. जनरल डेटा भी, स्पेशलाइज डेटा भी, तो मॉडल कैन डू एवरीथिंग. कितना अच्छा आइडिया. बट आगे बढ़ते हैं. ट्रेनिंग ऑन मोर डेटा रिक्वायर्स मोर कंप्यूट रिसोर्सेज एंड डजंट लीड टू बेटर परफॉर्मेंस. प्रॉब्लम ये होती है, कई बार आई हैव पर्सनली हैड दिस कॉन्वर्जेशन विद पीपल वेयर दे थिंक कि यार एक बात बताओ कि प्रॉब्लम क्या है. मतलब ChatGPT से अगर मैं मेडिकल एडवाइस ले रही हूँ तो प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में ना, क्योंकि ChatGPT को तो सब पता है, तो वो गलत मेडिकल एडवाइस कैसे दे सकता है. ChatGPT, like a foundation, any foundation model, is a general purpose machine learning model. Okay. अब ये मत पूछना कि मैं उसको मशीन लर्निंग मॉडल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था कि सब मशीन लर्निंग में ही आता है. मशीन लर्निंग के अंदर इनफैक्ट छोटा सा करेंगे AI आता है, यहाँ डीप लर्निंग भी आता है, ठीक है. तो अगर आप ChatGPT से मेडिकल इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो it's a bad idea, because ChatGPT is an all-purpose model. It was trained on massive data sets. It was trained on a lot of data from the internet. और जैसे कि आपकी मम्मी पापा ने आपको बचपन में बताया होगा कि everything on the internet is not true. तो ChatGPT के पास कोई तरीका नहीं है ऑफिशियली ये वेरीफाई करने का कि उसकी नॉलेज में जो चीज़ें हैं वो सच है या नहीं है. अब हमारे पास एक टर्म आ गया है वेब सर्च, क्योंकि अब LLMs वेब सर्च कर सकते हैं. वी कैन ट्राई टू वेरीफाई एंड फैक्ट चेक द इंफॉर्मेशन. बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द वेब सर्च फीचर बाय डिफ़ॉल्ट, देन यू कैन नॉट रिलाई ऑन अ जनरल पर्पस मॉडल का मेमोरी. दैट्स द होल प्रॉब्लम, ठीक है. सेकेंडली, अगर हम उसको, मतलब अगर हम स्पेशलाइज डेटा पे ट्रेन नहीं करते हैं तो कोई हर मॉडल ना विल बिकम लाइक अ एवरेज किड, ठीक है. पर यू डोंट वांट योर डॉक्टर टू बी एवरेज, यू डोंट वांट योर डेवलपर टू बी एवरेज. आप चाहते हो डेवलपर ने पढ़ाई करी हो डेवलपर की ताकि वो अच्छी डेवलपमेंट कर सके,
ठीक है, आप डॉक्टर के चाहते हो तो उसने पढ़ाई करी हो तभी यू कैन गो टू हिम। आप एक पंडित के पास भी तभी जाओगे जब उसको ज्ञान हो कि मतलब कैसे होता है, जो भी उनकी साइंस मतलब माइथोलॉजी या जो भी होता है। तो अब ऐसे ही यू वांट स्पेशलाइज्ड डेटा। अगर आपके पंडित ने पढ़ा ही नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा था, वो कुंडली कैसे मिलाते हैं एंड स्टफ लाइक दैट, तो व्हाई वुड यू वांट टू गो टू योर पंडित। अब प्रॉब्लम ये है, अच्छा पहले हम ये वाली बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग ऑन मोर डेटा, कि अगर हम सब चीज़ों पे ट्रेन कर देते हैं तो उसकी प्रॉब्लम सबसे पहली तो ये है कुछ लोग कि हम लोग अगर एक ही मॉडल को सारी चीज़ों का स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन दे दें तो सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सारी चीज़ों की स्पेशल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत डेटा लगेगा, उस डेटा को समझने के लिए बहुत कंप्यूट रिसोर्सेज लगेंगे, इतने प्रोसेसर, इतना हैवी प्रोसेसिंग में करने में साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन वट एवर रिसोर्सेज यू हैव। करंट बेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर भी बहुत टाइम लग जाएगा। बट फर्स्ट थिंग इज दैट कि इट डजंट ऑलवेज लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। इन फैक्ट model trained with smaller amounts of high quality data are outperforming models trained with large amounts of low quality data. इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको अपनी PDF से सब कुछ समझा दूँ तो आपको सिर्फ बिल्डिंग फाउंडेशन मॉडल्स के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट? पर अगर मैं आपको जो मेरी दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन द बुक AI इंजीनियरिंग बाय चिप ह्यूएन, ठीक है, अगर मैं आपको दुनिया की जितनी AI इंजीनियरिंग की बुक्स हैं सबका डेटा पकड़ा दूँ तो आपको बेटर नॉलेज होगी, आप ऐसा सोचोगे। बट ऐसा नहीं होता बिकॉज दैट इज़ टू मच इंफॉर्मेशन एंड LLMs बिकम overloaded with too much information. They become confused just like your child. हर बच्चा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूज हो जाएगा। तुम्हें अगर 5th क्लास में 10 किताबें पकड़ा देते तो तुम भी कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो सिमिलरली उसका भी सेम सिस्टम है, तुम उसको छोटे अमाउंट्स में हाई क्वालिटी डेटा दो कि बस ये 10 पेज है, इस 10 पेज के बेसिस में तू जितना बता सकता है बता, देन इट इज़ गोइंग टू गिव वेरी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, देन इट कैन मेक बेटर डिसीजंस। बट अगर आप उसको 10,000 पेज दे दोगे तो वो गुम जाएगा, आप भी गुम जाओगे, सब गुम जाएंगे, कॉमन सेंस भी गुम जाएगा। सो दैट इज़ द होल डिस्कवरी कि फालतू में रिसोर्स भी वेस्ट कर रहे हो और मॉडल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उस पर डेटा ओवरलोड हो गया। So to train a model to perform well on a domain specific task, you need to curate very specific data sets. अगर मुझे कोई मॉडल बनाना है जिसको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती है, सिर्फ और सिर्फ बैक एंड डेवलपमेंट आती है, तो मुझे उसको सारा इंफॉर्मेशन वेल क्यूरेटेड अच्छा क्वालिटी का फ्रंट एंड डेटा सेट बनाना पड़ेगा। फ्रंट एंड डेटा सेट में मैं अच्छे से लेबल करूँगी कि देखो जावास्क्रिप्ट में या रिएक्ट में या रिएक्ट नेटिव में ऐसे 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 काम करना है, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ऐसे ऐसे करना होता है, ये डॉक्स फॉलो करने होते हैं, ये प्रोसेस होता है। I have to give examples, I have to make it a very good quality data set in a way that can make any noob understand, because LLM is worse than a noob. It's a dumb kid, it's a empty brain kid. उसके दिमाग में तुम्हें कौन इन्फॉर्मेशन भरनी है। ये फन फैक्ट है, ये एक फन फैक्ट है अब हमारे पास कि अरे यार हाँ, कि अ कॉमन सोर्स फॉर ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन वाज कॉमन क्रॉल। वेब क्रॉलर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो दिस वाज कॉमन क्रॉल वाज अ वेब क्रॉलर एंड इट वाज क्रिएटेड बाय a non-profit organization to crawl the websites on the internet to make data sets. सो इसका काफ़ी अब्यूज़, ओवरयूज़, मिसयूज़ किया गया है फॉर बिल्डिंग ट्रेनिंग डेटा सेट्स, ठीक है। अब मान लो कि आपका एक बार डेटा सेट डिसाइड हो गया कि मुझे ये टास्क का LLM करना है और मेरा डेटा सेट बन गया है फाइनल, या आपने कोई एग्जिस्टिंग कैगल से या गिटहब से या खुद बना के, एनीवेज यू हैव अ डेटा सेट नाउ। तो अब आप बात करेंगे मॉडलिंग की, नहीं वो वाली मॉडलिंग नहीं, डेटा मॉडल, आर्किटेक्चर मॉडल।
इसमें क्या होता है, द मोस्ट डोमिनेंट आर्किटेक्चर टुडेज लैंग्वेज बेस्ड फाउंडेशन मॉडल्स में है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जो कि वासवानी करके एक सर थे हैं जिन्होंने 2017 में ही प्रपोज किया है. इट्स वेरी रिसेंट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अटेंशन मैकेनिज्म. अटेंशन मैकेनिज्म आई थिंक उन्होंने प्रपोज नहीं किया था, अटेंशन मैकेनिज्म किसी और ने प्रपोज किया था, और वासवानी सर ने उसको यूज़ करके ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर डेवलप किया है. ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ अ मॉडल, दिस इज़ अ मॉडल आर्किटेक्चर. मतलब हम ये सब क्या है, ये कोड यूनिट्स हैं. ऐसे समझो कि ये कोड ब्लॉक्स हैं. एक इनपुट एम्बेडिंग का कोड ब्लॉक होता है. इन्फॉर्मेशन इनपुट एम्बेडिंग से आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें से बाहर जाएगी, फिर उसमें पोजिशनल एन्कोडिंग का कोड ब्लॉक आएगा जो उस पर कुछ करेगा, जिससे आउटपुट जो आएगा वो मल्टी हेड अटेंशन में जाएगा. वो भी एक कोड ब्लॉक है, वो भी इसके साथ कुछ करेगा. मैनिपुलेशन हो रही है. बेसिकली क्या हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है कि मतलब आई को पहले हमने 0.53 में कन्वर्ट करा, फिर हमने उसको 0.53 को हम 0.71 में कन्वर्ट करा, फिर हमने कहा कि नहीं ये तो 11319 है. मतलब दिस ऑल कन्वर्जन. मैनिपुलेशन कैसे हो रही है, मैथमेटिक्स में हो रही है. मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर एनी फॉर्म ऑफ नंबर्स में. मतलब दिस इज़ लाइक अ क्रक्स ऑफ मशीन लर्निंग कि आप कोई भी चीज़, कोई भी मॉडल टेक्स्ट बेसिस पे नहीं कर रहे हैं. हर वर्ड को वो कन्वर्ट कर दे, हर टोकन को वो कन्वर्ट कर देते हैं मैथमेटिकल नंबर्स में. ठीक है. तो वासवानी सर ने इंट्रोड्यूस किया था ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर. हाँ जी, वो इंडियन रीजन के हैं, बट आई डोंट थिंक ही वुड क्रेडिट एनी ऑफ हिज हार्ड वर्क टू इंडिया और डिस्कवरी अचीवमेंट्स टू इंडिया. आई एम नॉट श्योर. So instead of taking pride in that, focus on, instead of treating all pieces of input equally. ये जो है अटेंशन मैकेनिज्म की एक्सप्लेनेशन है कि अटेंशन मैकेनिज्म क्या करता है. अटेंशन मैकेनिज्म अगर लिखा है जैसे कि आई लाइक इंजीनियरिंग, ठीक है, तो दिस टेक्निक अटेंशन मैकेनिज्म में हम ऑल पीसेस ऑफ इनपुट को इक्वल नहीं मानते. हाँ, हम ना मॉडल सिलेक्टिवली फोकस करता है किसी एक वर्ड पे एट अ सिंगल टाइम. ठीक है, सो इट फोकसेस सिलेक्टिवली ऑन द मोस्ट रेलिवेंट पार्ट्स ऑफ द इनपुट डेटा व्हेन मेकिंग प्रेडिक्शंस और डिसीजंस. जैसे कि आई लाइक इंजीनियरिंग, तो ये फोकस ही सिर्फ पहले इंजीनियरिंग पे करेगा क्योंकि इसको पता है कि टॉपिक यही है. वो इसे कैसे पता है, तो उससे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स क्यों, मतलब हम हर जगह सिर्फ ट्रांसफॉर्मर, या जो वासवानी का जो पेपर था उसका नाम था अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस टाइटल एंड द पेपर डिड गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन दैट इट डिजर्व्ड. तो and a lot of people have talked about it in the past, so you can check it out and you will not understand a lot of things, but it's a very good read, so you might be able to understand some stuff, but I don't claim responsibility there. So what we had earlier, अब क्यों ये पेपर इतना फेमस है और ChatGPT में, मतलब बेसिकली दिस इज द ट्रांसफॉर्मर्स जो थे दे वर द मिसिंग लिंक. ठीक है, पुराने सिरी और ChatGPT, पुराने किसी भी टेक्स्ट टूल के साथ, टेक्स्ट बॉट, चैट बॉट के साथ, और ChatGPT के अंदर जो आपने फ़र्क देखा है 2022-2023 में, वो बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ही आया है. पर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने ऐसा क्या किया, उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि पहले क्या था. ठीक है, सो बिफोर ट्रांसफॉर्मर्स वी यूज्ड टू रिलाई ऑन सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स. ठीक है, क्योंकि और इन मॉडल्स का काम आपको याद होगा यूजुअली मशीन ट्रांसलेशन और समराइजेशन में ही रहता था, क्योंकि पहले गूगल ट्रांसलेट अगर किसी ने यूज़ किया हो तो इट यूज्ड टू बी गुड, बट इट वाज नॉट वेरी गुड. टुडे इट कैन डू एनीथिंग ट्रांसफॉर्मर्स. पर ऐसा क्यों था, क्योंकि पहले वो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल पर डिपेंड करता था. अब सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल क्या होता था, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल में एक इनकोडर होता था और एक डिकोडर होता था, जो कि इसमें भी है. ये इसका इनकोडर है, ये इसका डिकोडर है. ठीक है, ये तो चीज़ सेम है, पर उसमें यूज़ होता था रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क. तो
recurrent neural networks, if you have some knowledge, I would recommend कि AI इंजीनियरिंग या AI के चीज़ों में एक्सेल करने से पहले you should learn some things about machine learning basics. ठीक है, जैसे कि supervised and unsupervised learning, इनके types of algorithms. You should also learn about neural networks. Neural networks were very good. In fact, a lot of time today we try to use AI and LLMs for tasks that are better done with neural networks or better done with ML algorithms. ठीक है, तो neural networks में you should check out CNN, you should check out RNN, you can check out LSTM. Like, I think बस इतना ही पढ़ लो तो you will have a very strong base of fundamentals so that people cannot make fun of you. Because तुम देखो अगर LinkedIn पे या फिर even आप किसी AI circle में हो तो a lot of times seniors will make fun of you for not knowing this shit because it's very basic things and people jump on the AI bandwagon without realizing कि basics are more important. तुम हर चीज़ में एक LLM कॉल नहीं करोगे, तुम ChatGPT की LLM कॉल करके सिर्फ टोकन्स बर्बाद कर रहे हो. इट्स नॉट एफिशिएंट, इट्स बैड. ऑल्सो थोड़ा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है सीनियर्स को, तो आई थिंक दे डिजर्व दैट. तो अगर आप बस इतनी चीज़ें समझ लो तो यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ वाई इट्स स्टक्ड. मतलब यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि वाई दिस इज़ बेटर. अगर आपको पास्ट के बारे में पता ही नहीं है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि रेवोल्यूशन किस बात पे हो रखा था, प्रॉब्लम क्या थी पास्ट में. पास्ट की प्रॉब्लम समझने के लिए यू माइट नीड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एंड आई कैन प्रोवाइड इन दिस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन. स्टिल आई ट्राई. तो पहले क्या होता था कि एनकोडर प्रोसेसेस द इनपुट टोकन सिक्वेंशली outputting the final hidden state that represents the input. Now you can understand this as this final hidden state was a variable in a way. ऐसे मान सकते हैं कि it was a variable. ठीक है, और encoder में जब भी encoder होता था और एक decoder होता था, encoder में information जाएगी, ठीक है, फिर उसको हम कुछ मैथ्स कर देंगे. मतलब हमने उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म, मतलब आई वर्ड को हमने बना दिया 5 और उसकी हिडन स्टेट हमें नहीं पता है तो 5 और बॉक्स, और फिर ये डिकोडर में जाती थी. एंड द डिकोडर देन जनरेट्स द आउटपुट सीक्वेंस सिक्वेंशली ऑन बोथ द फाइनल हिडन स्टेट एंड द इनपुट. ठीक है, तो अब मान लो कि हम इसको यहाँ पे हाउ का एग्जाम्पल है, तो फिर मैं यहाँ पे आई के बजाय हाउ का एग्जाम्पल देती हूँ. हाउ, ठीक है, हम स्पेनिश में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो देन दिस बिकम्स डिकोडर. उसको कैसे कन्वर्ट करेगा? होमो कॉमो. सो कॉमो. ठीक है, नाउ ये जो कॉमो डिसाइड करा है वो डिकोडर ने आई मतलब 5 और जो हिडन स्टेट है उन दोनों को यूज़ करके किया. ऐसा होता था पहले, पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो डिकोडर था वो आंसर जनरेट कर रहा था अबाउट द बुक यूजिंग द बुक समरी. ठीक है, दिस लिमिट्स द क्वालिटी, क्योंकि इसको सिर्फ इसकी एक्सेस थी. ये जो इनकोडर का जो आउटपुट था ना, बस इसकी एक्सेस थी पहले. मतलब सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल की मेन प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ उसको जो इनकोडर का आउटपुट था उसकी एक्सेस थी, उसको ओरिजिनल सेंटेंस की एक्सेस नहीं थी. वो नहीं जानता था कि यहाँ हाउ लिखा हुआ है. उसको उसके नॉलेज बेस की कहीं मतलब वो कहीं नहीं सीख रहा है कि वो हाउ का आउटपुट दे रहा है, वो सीख रहा है कि वो 5 का आउटपुट दे रहा है. ठीक है, तो द सेकेंड RNN सेकेंडली द RNN एंड द इनकोडर डिकोडर थे वो सिक्वेंशियली हो रहा था. यानी कि हाउ इनपुट वेरिएबल कॉमो, आर इनपुट वेरिएबल एस्टस यू, मुझे नहीं पता, मेरी स्पेनिश अच्छी नहीं है, पर बेसिकली पॉइंट है वो सिक्वेंशियल. पहले एक वर्ड जाता था फिर उसका आंसर आता था, दूसरा वर्ड जाता था उसका आंसर. तो इट वाज सिक्वेंशियली, इट वाज सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल. ठीक है, जो कि बहुत स्लो होता था कि इनपुट टेकन 200
टोकन लॉन्ग होगा तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल एक एक वर्ड को पहले ट्रांसलेट करता था टू फिनिश द प्रोसेसिंग. तो दैट्स व्हाई इट्स सक्ड. ठीक है. सेकंड प्रॉब्लम, अच्छा थर्ड प्रॉब्लम इसमें ये भी थी जो यहाँ मेंशन नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट, उसको कॉन्टेक्स्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहा है. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हाउ आर यू मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, whatever your sentence. मतलब ऐसा होता है ना, कई बार तुम पूछ रहे होते हो, it's sometimes you have rhetorical questions and when you're translating rhetorical questions they are not to be translated literally. ठीक है, कि चाय कहाँ है, मेरे सिर पे डाल दो, तो मतलब मेरे सिर पे नहीं डालनी चाय, पर it's a rhetorical question. तो it's sometimes वो कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाता है क्योंकि वो एक एक वर्ड ही कर रहा है सिर्फ. तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो था, इट एड्रेस बोथ द प्रॉब्लम्स विद अटेंशन मैकेनिज्म, जिसमें हम मॉडल को अलाउ करते हैं कि वो डिफरेंट इनपुट्स को इवैल्यूएट करे या डिफरेंट हर इनपुट वर्ड को जज करे अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है. सो दिस इज़ लाइक जनरेटिंग आंसर्स बाय रेफरेंसिंग एनी पेज इन द बुक. जैसे इट्स अलाउड टू रेफरेंस ईच अदर, मतलब हाउ आर यू जो है ना, उसमें मॉडल को अलाउड है हाउ और यू के बीच में रिलेशन देखना. हाउ और यू के बीच में रिलेशन देखना, आर और यू के बीच में रिलेशन देखना, और फिर उसके बाद वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर करता है. दैट इज़ व्हाई ट्रांसफॉर्मर्स हैव अ बेटर मैकेनिज्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो व्हाई आर ट्रांसफॉर्मर्स बेटर? अगर हम इसी की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर RNNs का काम छुड़वा देता है बिल्कुल. ठीक है. यहाँ क्या हो रहा है कि इनपुट टोकन्स कैन बी प्रोसेस्ड इन पैरेलल. अभी क्या हो रहा था कि हाउ कॉमो आर यू एस दिस. ठीक है. एक एक मतलब आ यू ऐसे एक एक करके हो रहा है. अब हमने वो पूरा सिस्टम हटा दिया. अब हम कर रहे हैं पैरेलल प्रोसेसिंग. तो जिससे पहली बात तो स्पीड बहुत बढ़ गई है, हमने अभी कहा था ना. और बाय द ट्रांसफॉर्मर रिमूव्स द सीक्वेंशियल बॉटलनेस. ट्रांसफॉर्मर्स में ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडल्स होता है जो कि स्टिल इज़ अ बॉटलनेक. अब ऑटो रिग्रेसिव क्या होता है कि मतलब एक एक वर्ड की रेफरेंसिंग चेक करते हैं, तो दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो इन्फ्रेंस, अब हम बात करते हैं इन्फ्रेंस क्या होता है. इन्फ्रेंस इज व्हेन वी आर यूजिंग अ मॉडल, ट्रेंड मॉडल को हम बस उसकी मेमोरी रिकॉल करवा रहे होते हैं. ठीक है, कि मतलब इसको सब पता है, तू बोल के बता ऐसे. सो फॉर ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स देयर आर टू वेज टू इन्फ्रेंस. एक होता है प्रीफिल, एक होता है डिकोड. नाउ प्रीफिल मतलब द मॉडल प्रोसेसेस इनपुट टोकन्स इन पैरेलल. तो इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है जहाँ पे फर्स्ट आउटपुट टोकन जनरेट करना है हमें. पहला टोकन जो जनरेट हो रहा है उसमें हम निकालते हैं की वैल्यू पेयर. बेसिकली जैसे की वैल्यू ये पेयर्स के फॉर्म में बनता है फॉर एवरी टोकन. ठीक है. आई लाइक कोडिंग, तो इस सब का की वैल्यू पेयर बनेगा. ठीक है, जो इसकी आइडेंटिटी होता है एक तरीके से. और डिकोड में द मॉडल जनरेट्स वन आउटपुट एट अ टाइम. तो ये दो तरीके होते हैं, बट दिस इज वेरी इररिलेवेंट. मतलब दिस इज जस्ट समथिंग यू हैव टू नो कि की वैल्यू पेयर बनते हैं. मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि दो टाइप से इन्फ्रेंस हो सकते हैं, एक प्रीफिल एक डिकोड. यानी वन एट अ टाइम भी कर सकते हो. आप पैरेलल प्रोसेसिंग करते हो तो की वैल्यू पेयर बनते हैं. क्या बनते हैं? की वैल्यू पेयर. बस. सो रादर देन ट्रीटिंग ऑल, अब हमने बात करी थी कि अटेंशन मैकेनिज्म हमें अलाउ करता है कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए. ठीक है. अटेंशन जो होता है डायनेमिकली असाइन वेट्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स सो दैट द मॉडल कैन प्रायोरिटाइज इन्फॉर्मेशन. कि कौन सी चीज़ के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, कौन सी चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा फोकस करना है. अब इसका भी प्रोसेस थोड़ा चैलेंजिंग है कि हाँ. तो अटेंशन मैकेनिज्म कैलकुलेट करने के लिए 3 तरीके होते हैं. कंपोनेंट्स, स्कोर कैलकुलेशन, वेइंग एंड आउटपुट. मतलब 3 स्टेप्स होते हैं प्रोसेस में. तो सबसे पहले अगर हम जब कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, क्वेरी, की और वैल्यू. ये तीनों क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं. अच्छा, अब सिंपल प्रोसेस क्या होता है कि अगर आप
LLM में कोई भी वर्ड डालते हो तो इट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू वेक्टर्स। वेक्टर्स होते क्या है? वेक्टर हम ऐसे मानते हैं कि अगर मुझे इस वर्ड को एक 3 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल, 7 डायमेंशनल, 11 डायमेंशनल, 30 डायमेंशनल, 300 डायमेंशनल, 500 डायमेंशनल प्लेन पे एक्सप्लेन करना होता तो आई कहाँ होता? तो हम 3D एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि मतलब ईजी होता है 3D। तो अगर मैं कहूँ कि आई 3D पे यहाँ आता है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे ये 3 की पोजीशन पे है, वाई एक्सिस पे ये 5 की पोजीशन पे है, जेड एक्सिस पे ये 2 की पोजीशन पे है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ ये है ये मैं कह रही हूँ कि लाइक है, लाइक इधर है -3, 7, 191, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैं कह रही हूँ कोडिंग तो यहाँ आता है भाई, कोडिंग के भी कुछ 3 वो है, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। सो 3 डायमेंशनल प्लेन पे हम उसको कहाँ प्लेस करेंगे? दैट इज वेक्टर्स, ठीक है। अब दिस इज द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे समझते हैं LLM किसी भी 2 वर्ड्स का रिलेशन कैसे डिसाइड करता है। वो ऐसे डिसाइड करता है कि कोडिंग और कोड, आई एम अज्यूमिंग कि ये 2, अगर आप ऐसे समझो कि कोडिंग और कोड 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। कोडिंग और कोड ना दोनों ऐसे ही आएंगे, मतलब कि मान लो कि आपने मान लो यहाँ लिखा है कोडिंग, और कोडिंग क्या आप कह रहे हो कि इसके वेक्टर है, इसका सब नेगेटिव में ही है, नहीं इसका एक्स पॉजिटिव में, इसका वेक्टर है 2 -7 -11, ठीक है। तो जो कोड होगा ना, कोड का वेक्टर भी 2 -6 -11 होगा। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो लैपटॉप या फिर प्रोग्रामिंग का जो क्या हम कहेंगे वेक्टर है वो 1 -3 -10 होगा। सिमिलरली हम अगर कह रहे हैं लाइक अगर यहाँ है, तो अगर मैं कहूँ लव, लाइक और लव आर वेरी क्लोज, तो इसका होगा -4 7 191। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, ऑफ क्रिएटिंग वेक्टर्स आउट ऑफ वर्ड्स, ताकि हम उनकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के बेसिस पे उनका डिस्टेंस कैलकुलेट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। और जो 2 वर्ड्स के अंदर डिस्टेंस बहुत कम होता है, दैट मीन्स वो उतने ज़्यादा सिमिलर हैं इन कॉन्टेक्स्ट, इन मीनिंग, ठीक है, अलग अलग तरीके से। आई, मी यहाँ कहीं होगा, माई सेल्फ यहाँ कहीं होगा, पास होते हैं, ठीक है। अब कोडिंग यहाँ है तो डांसिंग यहाँ होगा, दैट्स द होल थिंग, ठीक है। तो अब हमने उस हर वेक्टर, अब जो भी वेक्टर वैल्यू निकली, अब हम उसके ऊपर और मैच करते हैं और हम उसके की क्वेरी वैल्यू, हम उस वेक्टर के क्वेरी वेक्टर में कन्वर्ट, मतलब उस वेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्वेरी वेक्टर, की वेक्टर, वैल्यू वेक्टर। और इनका रिलेशन इज सच दैट कि इट्स अ मल्टीपल, मतलब अगर हम इन वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वी विल बी एबल टू गेट द ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। इट्स नॉट एग्जैक्टली Q इंटू K इंटू V, उसमें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स लगती है, बट इट्स ऑल इन्वॉल्व्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ कीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कीज, जो होती हैं कीज स्पेसिफिकली हम इनपुट का जो वेक्टर बनता है, मतलब की इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनपुट एलिमेंट्स, ठीक है। और क्वेरी रिप्रेजेंट्स व्हाट द मॉडल इज करंटली फोकस ऑन। तो जो क्वेरी वेक्टर होता है वो फोकस करता है कि मॉडल की करंट स्टेट क्या है, कि मॉडल करंटली फोकस किस पे है, इंजीनियरिंग पे। तो क्वेरी जो है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब I इंटू J इंटू K, ताकि हमें समझ आए कि अच्छा इनपुट ये था, अभी हम इस पर फोकस कर रहे हैं, तो K की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आउटपुट ऐसा आए, ठीक है। मतलब आई नो दिस इज अ बिट
tough, so it's okay if you're not understanding a lot of it, because this is very big. Matlab, this is something which you can focus 1 or 2 hours entirely on to understand how the transformer mathematics works, because the mathematics is very tough. You can check out the 3 blue 1 brown video that I have attached in the description. It's very good. हाँ, तो एक बार हम जब ये Q के और V वेक्टर्स बना लेते हैं, then the model compares the query with each key, I की key, L की key, C की key, typically using a dot product, again matrix multiplication, so creating attention scores. तो फिर ये जब क्वेरी सबकी की से मल्टीप्लाई कर रहा है, क्वेरी इंटू की 1, क्वेरी इंटू की 2, क्वेरी इंटू की 3, ये सब मल्टीप्लाई करता है और इसके बेसिस पे अटेंशन स्कोर्स आते हैं, और जिसका अटेंशन स्कोर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा रेलिवेंट है अभी के कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। ये तो बेसिक है। Weighing and output. Now the scores are passed through a softmax function to generate normalized attention weights. Softmax function is a function जिससे इनकी वैल्यू थोड़ी कम्पैक्ट होती है, थोड़ी अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, एंड उससे हम वेट्स जनरेट करते हैं। हर मॉडल के वेट्स होते हैं टू आइडेंटिफाई कि कौन से न्यूरॉन को या कौन से एलिमेंट को ज़्यादा भाव देना है। सो द मॉडल देन कंप्यूट्स द वेट सम ऑफ द वैल्यूज, मतलब बेसिकली हम इसके थ्रू डिसाइड करते हैं कि रेलेवेंस क्या है। दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग दैट यू शुड नो, कि क्वेरी की और वैल्यू वेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से क्वेरी वेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल मॉडल किस पे फोकस कर रहा है, की वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इनपुट एलिमेंट्स पे, और वैल्यू जो होता है वो एसोसिएटेड कंटेंट की क्या है अंदर, उसका मैथ्स होती है। अब इसमें अच्छा आपको ये समझ आया, अच्छा मैंने ये बताया आपको कि ऐसा है कि क्वेरी ये तीनों मिला के हमारा आउटपुट डिसाइड करते हैं। अब वैल्यू क्या है, कंटेंट की, यानी आई की वैल्यू हमने मान लो 5 बना दी थी ना, तो आई की वैल्यू थी 5, की मैंने कहा है कि वो उसका इनकोडर ने जो उसकी वैल्यू निकाली थी वो है, तो मान लो उसने वैल्यू निकाली थी 3। अब ये डिफाइंड वैल्यू है, क्यों बता रहा था हमें रेलेवेंस। तो आप ऐसे समझो ना कि इन सब के मल्टीप्लिकेशन से अटेंशन स्कोर्स बन रहे हैं, तो ये सब वेरिएबल्स हैं जो कि फिक्स्ड वैल्यू रखते हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो वो बैलेंस होते हैं। तो इस ऐसे क्यों, छोड़ो ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट कट कर देंगे ये, आई होप मुझे याद रहे। अच्छा, और यहाँ इन्फ्रेंस की डेफिनेशन है ये, अगर इसको इन्फ्रेंस नहीं पता तो। अटेंशन मैकेनिज्म की बात करते हैं अब हम, जो हमने अभी बताया, जो अभी मैंने पूरी राम कथा रची थी वो शायद मैंने अच्छे से बता रखी है ऑलरेडी। सबसे पहले बात करते हैं इनकोडिंग आउटपुट। सो इन इंग्लिश सेंटेंस हमारा था हाउ वाज योर डे, ईच वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं एम्बेडिंग। हाउ वाज योर डे, हर वर्ड को हमने 1 2 3 4 में कन्वर्ट कर दिया, ये इसकी एम्बेडिंग्स है, ठीक है। और हमने इनको अलग अलग कलर में कन्वर्ट किया है। आप ऐसे समझो हम अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम आउटपुट वर्ड जनरेट करने के लिए फ्रेंच में हमें बताया कि हाउ का मतलब होता है कॉमे, सो इट लुक्स एट ऑल ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स एंड फॉर ईच इंग्लिश वर्ड वो हर वर्ड का हाउ वाज योर डे है, ये जो हमारा ये सब सेम कलर के, और उसके बाद हम इसको अंदर फ्रेंच घुसेड़ेंगे, ठीक है। अब ईच इंग्लिश वर्ड के लिए वी विल कैलकुलेट अटेंशन स्कोर्स, कि हाउ से क्या अटेंशन, मतलब कैसे कैसे, हाउ वॉज योर डे। आप देखो जो ये सबसे डार्केस्ट ब्लॉक है ये हाउ पे यहाँ है, वॉज योर डे। असाइनिंग वर्ड्स या शेडिंग, मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल। इससे हम देखो कि नोटिस द एरोज पॉइंटिंग फ्रॉम सेंट्रल एनकोडेड ब्लॉक टू ईच इंडिविजुअल वर्ड, ठीक है। ये जो कलर ग्रेडिंग हो रही है ना, ये कलर ग्रेडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ अटेंशन वेट्स, अटेंशन स्कोर्स, कि कितना रिजेम्बलेंस है। मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में ये जो हमारा इफ़ यू रिमेंबर जो डेटा सेट था, एक ही गलती 100 बार करके भी इंसान नहीं सीखता। जो ये था हमारा
तो हमने अटेंशन स्कोर जब कैलकुलेट करा, हमने देखा कि अच्छा ये और कॉमे इतनी पास मतलब सबसे ज़्यादा अटेंशन स्कोर कॉमे और हाउ के बीच में है, तो दैट मीन्स इट इज़ हियर, मतलब सबसे इसलिए डार्केस्ट वो है। फिर से और वॉज के बीच में भी बहुत डार्क है, सबसे डार्क है, और पास से के साथ भी है, इट्स वेरी क्लोज। दैट्स वाई हम अटेंशन स्कोर्स निकाल रहे हैं, उसके बेसिस पर हमने मॉडल वेट बैलेंस करे। और द मोर इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट द इंग्लिश वर्ड इज़ फॉर द करंट फ्रेंच वर्ड दैट इज जनरेटेड। ठीक है। Now the attention mechanism allows the model to dynamically look back at the input sentence. सबसे बेस्ट पार्ट ही यही है जो कि RNN में नहीं था। हमें इनपुट सेंटेंस का भी एक्सेस होता है एंड सिलेक्टिवली पे अटेंशन टू द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट्स देन टू प्रोसेस द एंटायर इनपुट। इस पे तो बहुत मुश्किल है भाई मैथ समझानी, मतलब मैथ इसकी एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड है, और तभी तो ये मैथ्स अभी तक किसी ने क्रैक नहीं करी थी। जो आसान होती तो सबने कर ली होती, पर खैर इसके ऊपर काफ़ी एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन, इवन दो आई डिड। पर ठीक है, देयर आर वेरी गुड ट्यूटोरियल्स, यू शुड ट्राई देम फॉर ट्रांसफॉर्मर मैथमेटिक्स, क्योंकि वो बहुत नीश है। लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। हमें बस ये समझना था कि अटेंशन मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। बेसिकली सिलेक्टिवली वो वर्ड्स चूज करके उनका नियरेस्ट पेयर ढूंढता है, एंड देन वो इट्स अ वर्ड प्रिडिक्टर कि हाँ इसके मतलब ये आना चाहिए, इसका मतलब ये आना चाहिए। पर बेनिफिट क्या है, फ़र्क क्या है कि ये पैरेलल प्रोसेस कर सकता है। पहले 1 by 1 वर्ड होते थे कि पहला वर्ड प्रिडिक्ट होगा, फिर दूसरा वर्ड प्रिडिक्ट होगा, फिर तीसरा। अब हम पैरेलली वर्ड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग। दूसरी बात कि इट डिवाइड्स द वेक्टर्स इनटू क्वेरी की एंड वैल्यू वेक्टर्स, दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है मॉडल साइज। ट्रेनिंग डेटा आपने डिसाइड कर दिया, उसके बाद आपने अपने ट्रेनिंग डेटा के लिए एक मॉडल आर्किटेक्चर भी फाइनल कर दिया कि मुझे ऐसे तरीके का ट्रांसफॉर्मर चाहिए, और इस ट्रांसफॉर्मर में ये लगा हुआ है। तो आप चाहो तो कोई भी पार्ट हटा दो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, कोई पार्ट और डाल दो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। फिर आप कहोगे कि अब मेरे मॉडल का साइज़ क्या होगा। अब ये साइज़ होता क्या है, आपने सुना होगा कि लामा 13 भी है, या मतलब काफ़ी ChatGPT OSS मॉडल है 120 B। व्हाट इज़ द B? दैट इज़ बिलियन एंड इट रेफर्स टू पैरामीटर्स। ठीक है। Now much of AI progress in the recent years is because of large model size। ठीक है, पर ये मॉडल साइज में साइज क्या बता, किस चीज़ का साइज है ये? तो ये साइज होता है पैरामीटर्स का। ठीक है, कि कितने ज़्यादा पैरामीटर्स उस मॉडल के अंदर है। ठीक है। नाउ जैसे कि आप कोई भी मॉडल आप सेलेक्ट करते हो, आप आर्किटेक्चर, तो आप उसको ट्रेन करने से पहले आप यही सोचते हो कि आर्किटेक्चर क्या होता है, हमने वो सिलेक्ट कर लिया, फिर उसमें कितने पैरामीटर्स होने चाहिए, मतलब कितने वेरिएबल्स होने चाहिए जिसमें हम डेटा फीड कर सकते हैं, कितने डेटा पॉइंट्स एक्सेप्ट कर रहा है वो, एक तरीके से ऐसे। ठीक है। नाउ इन जनरल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंक्रीजिंग द मॉडल्स पैरामीटर कैन इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू लर्न। इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। ठीक है, पैरामीटर्स डिफाइन करता है कि स्पॉन्ज में कितने छेद होंगे, जितने ज़्यादा छेद होंगे स्पॉन्ज में वो उतना पानी अब्जॉर्ब कर पाएगा। नॉट, अब यही है, अगर आप उसमें बहुत सारे छेद कर दोगे तो वो कुछ अब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारा पानी नीचे गिर जाएगा। पर आप उसमें बहुत कम छेद करोगे तो वो उतना तो होल्ड कर लेगा, पर यू नो कि यू कैन पुट, मतलब बट इट्स अ वेस्ट ऑफ दैट आर्किटेक्चर। तो आपको एक राइट अमाउंट ऑफ होल्स ही करने चाहिए सो दैट दैट स्पॉन्ज कैन होल्ड द राइट अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर पॉसिबल। तो सिमिलरली आपके पैरामीटर्स भी मैक्सिमम अमाउंट के होने चाहिए बेस्ड ऑन द मॉडल आर्किटेक्चर, ताकि वो होल्ड कर पाए उतनी नॉलेज को और उसको दे पाए वापस जब भी आपको चाहिए हो। सो अब मान लो गिवन 2 मॉडल्स ऑफ द सेम मॉडल फैमिली, एक 13 बिलियन पैरामीटर्स का है, तो इट इज़ लाइकली टू परफॉर्म बेटर देन द 7 बिलियन पैरामीटर्स। मान लो सिर्फ स्कॉच ब्राइट के आपके पास 2 स्पॉन्ज हैं, एक बड़ा वाला स्पॉन्ज है, एक छोटा वाला स्पॉन्ज है, दोनों में डेंसिटी सिमिलर ही है, पर ऑब्वियसली बड़े वाले स्पॉन्ज में छेद ज़्यादा है और उसमें साइज भी बड़ा है, तो फिर वो ज़्यादा पानी सोखेगा ना। मैथ्स।
तो दैट्स द होल थिंग. आप अगर कल को सुनो कि लामा के दो या GPT OSS के 20 बिलियन पैरामीटर है, एक शायद 120 बिलियन, एक 8 बिलियन पैरामीटर है, एक 20 बिलियन पैरामीटर, पता नहीं ऐसी कुछ है. तो दो जो GPT OSS के वेरिएंट्स हैं, वो दोनों वेरिएंट्स के अंदर यही बेस्ट पार्ट है कि आपको वो दोनों परफॉर्मेंस सिमिलर देंगे. पर जो बड़ा वाला मॉडल है वो मोर स्मार्टर होगा. इट विल बी स्मार्टर, इट कैन परफॉर्म बेटर. इट्स सिमिलर बट इट्स बेटर, एक बेटर होगा. जो 8 बिलियन वाला है इट्स वेरी गुड ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि वो बुरा है. जो छोटा स्पॉन्ज है वो काम अच्छा करेगा, अपने एरिया में काम अच्छा करेगा, बड़े एरिया के लिए बड़ा. तो नाउ इनफैक्ट अच्छा, according to size, actually this is a very interesting thing that we have learned recently, and that is कि how to train newer models. और हमने ये देखा है कि surprisingly newer generation models tend to outperform older generation models on the same size. ऐसा क्यों होगा? दो ही तो चीज़ें थी, एक था आपका आर्किटेक्चर और एक तो आपका साइज. पहले था कि हमने साइज बढ़ाया सेम आर्किटेक्चर पे तो हमारा मॉडल स्मार्ट हो गया. अब अगर हम साइज सेम भी रखते हैं पर हम आर्किटेक्चर बेटर कर देते हैं तो मॉडल्स आर परफॉर्मिंग बेटर. सो द रीसेंट स्टडी एक्चुअली प्रूव्स दैट लामा 8 बिट्स जो था वो आउट परफॉर्म कर रहा था 70 बिट मॉडल को, 10 टाइम्स बिगर मॉडल को, क्योंकि भाई उसमें बेटर आर्किटेक्चर से कंज्यूम हो रहा था. उसमें मतलब स्पॉन्ज में छेद बहुत ज़्यादा कर दिए थे, तो छेद बहुत ज़्यादा करने से वो स्पॉन्ज कुछ होल्ड नहीं कर पा रहा था. पर 8 बिट वाले में एकदम सही अमाउंट ऑफ छेद किए गए थे. तो दिस इज़ अ डिसीजन दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू डिसाइड कि कौन से कितने बिलियन पैरामीटर्स सही हैं. और इसी में एक्चुअली स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी आते हैं. स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आर मच better at this because they are smaller. They are not large language models, they are small language models. They are very small, they require less compute, they are smarter in comparison to LLMs. But it's just that कि they don't perform that good at a large scale. बस उनमें ये problem. That's why they are not used widely. Even though they use less compute resources, they take less time and everything. But it's just that they're not smart enough क्योंकि they are small. But they are very smart according to their size. It's just SAC maths है. But small language models deserve to be mentioned. अच्छा, अब ऐसा है कि when discussing model size, it's important to consider the size of the data it was trained on. Data set size जो होता है वो measure होता है on the basis of training samples. ठीक है. और अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैंने MMLU बेंचमार्क लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करना भूल गया. MMLU बेंचमार्क जो है, वो उसको कहते हैं मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. तो ये फुल फॉर्म है बेसिकली बेंचमार्क की, जो कि LLMs को चेक करता है, इवेल्युएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड रीजनिंग अक्रॉस 57 सब्जेक्ट्स. इट्स लाइक द SATs और द JEE मेंस फॉर any model. It's just that JEE मेन सिर्फ 4 सब्जेक्ट पे evaluate करता है, 57 सब्जेक्ट्स पे करता है. ठीक है. नाउ अच्छा, हम बैक टू दिस थिंग कि अब हम डेटा सेट से मॉडल साइज की कोरिलेशन कैसे निकालते हैं. वो हम निकालते हैं, डेटा सेट साइज को हम डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग सैम्पल्स में. और द नंबर ऑफ टोकन्स इन अ मॉडल्स डेटा सेट इज इन द सेम एज अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग टोकन्स. क्योंकि टोकन्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग टोकन्स के अंदर दे आर मेजर्ड बेस्ड ऑन द मॉडल. तो अब मान लो ऐसे कि इफ़ द डेटा सेट कंटेन्स 1 ट्रिलियन टोकन्स, ये तो बहुत गंदा हो गया. ठीक है. अब ऐसे मान लो कि इफ़ द डेटा सेट कंटेन्स 1 ट्रिलियन टोकन्स एंड अ मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन द डेटा सेट फॉर 2 epochs. epochs क्या होती है? epochs इज साइकिल्स. ठीक है. अगर मैंने 2 बार सेम डेटा सेट पे मॉडल को ट्रेन किया, ठीक है, तो उसका इफेक्टिव साइज क्या हो जाएगा? 2 ट्रिलियन टोकन्स. ये 1 ट्रिलियन टोकन्स का डेटा सेट है मेरा, और मैंने अपने मॉडल को उस पर 4 बार दौड़ाया, 4 बार उसको मैंने मतलब सेम चीज़ दिखाई, तो टेक्निकली उसका ट्रेनिंग सेट क्या हो गया? 4 ट्रिलियन टोकन्स. कितनी बार मैंने उसको वो सेम चीज़ दौड़ाई, दैट इज़ द होल प्रोसेस.
जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम कि गूगल्स फ्लेमिंगो एक मॉडल था गूगल का दैट वाज ट्रेन्ड ऑन 4 डिफरेंट डेटा सेट्स. One of them has 18 billion parameters, images and text. One of them has 312 million only. मतलब मिलियन और बिलियन का फ़र्क है. Oh, I'm sorry, this is 1.8 billion. ठीक है. Now a better measurement हम इसमें कहेंगे टोकन से लेंगे, क्योंकि हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इमेज. अब एक इमेज को हम कैसे कहेंगे कि एक इमेज की क्या वैल्यू है? टोकन्स. उसके टोकन्स कितने हैं? ठीक है. एंड दिस इज़ बिकॉज अ गुड वे, बिकॉज टोकन इज़ द यूनिट ऑफ हाउ अ मॉडल ऑपरेट्स. हम मैथमेटिक्स भी करते हैं. आप कल को GPU डिसाइड करते हैं. इसमें है क्या? आई थिंक आई डोंट नो इफ आई एडेड इट, बट आप कल को GPU कैपेबिलिटीज जब डिसाइड करते हैं कि एक मॉडल में, अच्छा हाँ ये रहा, हाँ देखो ये मैं बता रही हूँ कि द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक्चुअली हेल्प अस टू एस्टिमेट कितना कंप्यूट रिसोर्सेज चाहिए कि इस मॉडल को रन करने के लिए कौन सा GPU चाहिए, ये आप कैसे डिसाइड करोगे. तो अगर मॉडल में 7 बिलियन पैरामीटर्स हैं एंड इट इज़ स्टोर्ड, हर पैरामीटर स्टोर हो रहा है 2 बाइट्स में यानी 16 बिट्स में, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं GPU मेमोरी नीडेड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14 बिलियन बाइट्स यानी कि 14 GB. सिंपल. 7 बिलियन है और इफ़ इट इज़ स्टोर्ड इन 2 बाइट्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर टोकन 2 बाइट्स में स्टोर हो रहा हो. वी हैव टू नो कि हर टोकन कितने में स्टोर हो रहा है, तो हमें कितना GPU रिसोर्स चाहिए. बेसिक चीज़ मॉडल साइज़ की यही होती है कि मॉडल साइज से हमें पता चलता है कि कितना सोख सकता है, कितनी नॉलेज है उसमें, और उसको रन करने के लिए कितना कंप्यूट चाहिए. आफ्टर ऑल इट्स मैथ्स. आपने अभी तक ये वीडियो स्किप नहीं करी है देन इट्स वेरी गुड, बिकॉज द हार्ड पार्ट इज़ ओवर. अब हम आ रहे हैं थ्योरी पे. बॉटलनेक्स क्या होते हैं? बॉटलनेक्स जो भी चीज़ हमारे मॉडल को ग्रो करने से रोक रही है. क्या क्या बॉटलनेक्स हैं हमारी स्केलिंग के अंदर? ऐसा हुआ है कि द रेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा साइज की ग्रोथ इज़ मच फास्टर दैन द रेट ऑफ न्यू डेटा विच इज़ बीइंग क्रिएटेड. जैसे कि आई थिंक पहले ट्रेनिंग डेटा वाली वेबसाइट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि आजकल AI जनरेटेड डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक है. तो अगर कंपनीज कंटिन्यू टू यूज़ द इंटरनेट डेटा टू ट्रेन द फ्यूचर मॉडल्स, जो कि इंटरनेट पे जो फ्रीली अवेलेबल डेटा है, तो दीज न्यू मॉडल्स विल बी पार्शली ट्रेन्ड ऑन AI जनरेटेड डेटा. वही AI साइकिल जो बन रही है. इनफैक्ट December 23 में ग्रॉक जो है, ग्रॉक इज अ मॉडल विच इज ट्रेन्ड ऑन X. X is what Twitter used to be, if you don't know this. It is owned by Elon Musk now, and Grok model is also very good in some cases. But funny thing is कि Grok 2023 में पकड़ा गया था refusing a request by saying that it goes against OpenAI's use case policy. Grok को क्या फर्क पड़ता है OpenAI की क्या पॉलिसी थी? Grok is also trained on the same data. In fact, it is trained on OpenAI's data. This caused some people to speculate that it was trained on ChatGPT's output कि ऐसे respond करने. So that is also one thing that companies have been doing कि अच्छा देख ChatGPT Grok को बैठा दिया कि देखो बेटा ये जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करेगा तुम रट लो कि ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड करने. तो आपके बच्चे ने भी रट लिया कि ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड करने, तो वो भी स्मार्ट लगेगा, बट एक्चुअली में वो स्मार्ट नहीं है. तो this is the whole problem कि we are creating data faster than we are consuming data faster than it is being created. So AI is feeding itself and it's going to feed it worse data. So once the publicly available data is exhausted, the most feasible path for more human generated data is proprietary data. Proprietary data मतलब आपका personal data, and we have reached this stage. This is the worst stage. Why? Because आज की डेट के अंदर आप गूगल डॉक्स पे जितने डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो, आपकी पर्सनल मेल्स हैं, आपके पर्सनल गूगल ड्राइव पे आपका जितना डेटा है इंक्लूडिंग फोटोज़, वीडियोस, यूट्यूब पे जितनी वीडियोस हैं, इफ इट्स पब्लिक और नॉट, दे आर ऑल बीइंग यूज्ड टू ट्रेन LLMs. यू कैन थिंक इट्स नॉट बट इट इज़. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपका जितना कॉन्टेंट है जो कि वन ड्राइव पे सिंक्ड है, every bit of information that you think is personal is not personal anymore. Those companies are selling that data and using that proprietary information, that personal information as training data. क्योंकि अब publicly available data तो फिनिश हो गया, उन्होंने सारा एग्जॉस्ट कर दिया. तो इसमें गलत अगर आपको नहीं लग रहा है अभी भी, तो इसमें गलत ये है कि this proprietary data is copyrighted books.
इनफैक्ट द ट्रूथ इज कि अभी भी there are ongoing, I think ongoing lawsuits हैं, and in fact some lawsuits have settled where it was found that ChatGPT and Claude, they had access to information about books which they shouldn't have unless they would have read the books. पर उनके पास उन बुक्स का डेटा कहाँ से आया? उन्होंने जो अर्काइव लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे PDFs अवेलेबल होती हैं, पायरेटेड बुक्स होती हैं, उन्होंने पायरेटेड बुक्स पढ़ी हैं. बट दैट्स अ क्राइम बिकॉज अ कंपनी कैन नॉट रीड पायरेटेड बुक्स. आप भी अलाउड नहीं हो पायरेटेड बुक्स पढ़ने के लिए, बट इट्स वेरी हार्ड टू ट्रैक इफ़ यू आर रीडिंग इट. बट फॉर अ कंपनी इट्स अ वेरी बिग कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. और जब ये पता चला तो फिर उनके ऊपर लॉसूट हुए कि आपने इलीगली किसी का कंटेंट पढ़ा है, फीड किया है अपने LLM. तो दैट्स अ बिगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्राइम. ठीक है. ट्रांसलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, आप गूगल ड्राइव पे अपनी जितनी भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह अपलोड करे जा रहे हो, वो भी सब पढ़ी जा रही है. जीनोम सीक्वेंसेस, इनफैक्ट जीनोम सीक्वेंसेस, आई मीन ये सब पढ़ा जा रहा है so that companies have an advantage in the AI race. They have access to all your data and they are using it to train their models, train their AI chatbots. So this is the reason why OpenAI actually negotiated a deal with publishers like Springer and Associated Press. This was actually part of a lawsuit also, I think. I'm not sure. In fact, अब अगर आप देखो कि कंपनीज इंक्लूडिंग रेडिट एंड स्टैक ओवरफ्लो, दे हैव चेंज देयर डेटा टर्म्स टू प्रिवेंट द कंपनीज फ्रॉम स्क्रैपिंग देयर डेटा, बिकॉज दे आर सेइंग कि हमें पैसे तो दो कम से कम. फ्री में थोड़ी, अगर हमारा डेटा यूज़र के लिए फ्री है, तुम्हारे लिए फ्री नहीं है. बिकॉज दे आर लर्निंग एंड ChatGPT इज अर्निंग मनी फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज, राइट? तो वाई शुड इट गेट एक्सेस टू द रेडिट डेटा फॉर फ्री? Another problem that is going to come in the future is electricity. This is a very big ethical, moral, scientific, environmental, हर तरीके का issue with AI. आपको लग रहा है कि AI is going to take your jobs, but the real thing is कि आज की डेट में AI आपका paycheck ले रहा है. कैसे? Electricity bills से. AI electricity has usage of electricity because of AI has skyrocketed so hard. I'll try that again. Usage of electricity because of AI has skyrocketed in the previous years, and that has caused an increase in the electricity bills. क्योंकि पे कौन करेगा? तुम ही पे करोगे, कोई कंपनी पे नहीं करने वाली. वो सब टैक्स लॉ इवेट कर देते हैं, सब इवेट कर देते हैं. Foundation models use so much data that there is a realistic concern that we'll run out of internet data by 2030. उसका सोर्स है PBS. पर इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, as of 2022, data centers consume 1 to 2% of global electricity. और future ऐसा है कि they are going to consume more electricity than half of the countries of Europe. This leads to a concern about power shortage, which will drive up the cost of electricity further. It's only going to get more expensive. Post-training activities. Post-training activities is the last stage. आपने अपना मॉडल डिसाइड कर दिया, बना दिया, ट्रेन कर दिया, अब आप क्या करेंगे? हाउ टू अलाइन द मॉडल विथ ह्यूमन प्रेफरेंसेस. आपका बच्चा अभी भी डम है, उसको अभी भी पता सब है पर बोलना कुछ नहीं आता है. इट स्टार्ट्स विद अ प्री ट्रेन मॉडल. लेट्स से दैट यू हैव अ फाउंडेशन मॉडल जिसको आपने प्री ट्रेन करा यूजिंग सेल्फ सुपरविजन. सेल्फ सुपरविजन मतलब आपने उसको मतलब एप्पल लिखा और एप्पल की 10 फोटो दे दी, फिर आपने उसको मैंगो की फ़ोटो भेजी और उसको समझ आ गया कि एप्पल नहीं है. ठीक है, दैट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ सुपरविजन. तो वो धीरे धीरे समझता रहता है. कॉन्टेक्स्ट, अगर आपने उसको बहुत सारा टेक्स्ट दे दिया तो अपने आप पढ़ता रहता है उसको, अच्छा कि नहीं ये तो सेम टाइप के लग रहे हैं, कोडिंग लिखा है सबने, कि नहीं इसमें तो सब में जिम लिखा है, तो ये सब अलग टाइप की बुक्स हैं. दैट्स सेल्फ सुपरविजन. अब प्री ट्रेन मॉडल में 2 इशू होते हैं, ठीक है, और पोस्ट ट्रेनिंग का काम होता है कि उसको सॉल्व करें. पहला इशू होता है कि सेल्फ सुपरविजन ऑप्टिमाइजेस द मॉडल फॉर टेक्स्ट कंप्लीशन, नॉट कॉन्वर्सेशन. ठीक है, क्योंकि मॉडल को सिर्फ मतलब क्लासीफाई करके बताना आता है. मतलब ऐसा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ही बात करना. बेसिक प्रॉब्लम ये है कि
सेल्फ ट्रेंड मॉडल जो सेल्फ सुपरवाइज मॉडल होता है उसको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो बात नहीं कर सकता है। उससे क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर दे सकता है, ठीक है, और आंसर भी कैसे, मतलब ब्लैंक फिल करके 1 by 1। दैट्स द होल प्रॉब्लम। पर आप तो बहुत अच्छी बातें करते हो, आप तो ChatGPT से प्यार की बातें करते हैं लोग आजकल। So if the model is pre-trained on data indiscriminately scraped from the internet, the outputs can be racist, sexist, rude and wrong. Reddit data जो scrape किया गया है उसकी वजह से 2024 में Gemini के जो मॉडल के रिस्पॉन्सेस थे, इनफैक्ट गूगल सर्च इंजन जो AI था इतना गंदा था क्योंकि उन्होंने सिर्फ Reddit पे ट्रेन किया, गधे। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम है। अब आप इन्हें कैसे ह्यूमन अलाइन करेंगे? सो इसके लिए आपको करना पड़ता है कुछ काम। पोस्ट ट्रेनिंग। सो फॉर लैंग्वेज बेस्ड फाउंडेशन मॉडल्स, प्री ट्रेनिंग जो होता है वो ऑप्टिमाइज कर देता है टोकन क्वालिटी की, अच्छी टोकन्स आए, और जब मॉडल को हम ट्रेन कर देते हैं नेक्स्ट टोकन पे, हाउएवर दे डोंट केयर अबाउट इंटायर रिस्पॉन्स, क्योंकि मतलब उसे तो सिर्फ इसी से फ़र्क पड़ता है ना कि अच्छा अगला वाला मैंगो है या अगला वाला एप्पल है या नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला वाला मैंगो है या टोमेटो है या क्या है। अब पोस्ट ट्रेनिंग जो होगा वो ऑप्टिमाइज कर देगा मॉडल को टू रिस्पॉन्स दैट यू प्रेफर, दैट पीपल प्रेफर, जो कि ह्यूमन के लिए अडेप्टेबल हो। जैसे इट्स लाइक रीडिंग एंड एक्वायर्ड नॉलेज, वाइल पोस्ट ट्रेनिंग इज लर्निंग हाउ टू यूज़ दैट नॉलेज, ठीक है, कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे PPT बनानी है, ठीक है, मतलब उसमें सारी नॉलेज है पर उसको पता नहीं है उसको कैसे बोलना है। अब एवरी मॉडल्स पोस्ट ट्रेनिंग इज़ डिफरेंट, हाउएवर इन जनरल पोस्ट ट्रेनिंग में भी 2 स्टेप्स होते हैं। वन इज़ सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग एंड सेकंड इज़ प्रेफरेंस फाइन ट्यूनिंग। तो पोस्ट ट्रेनिंग में हम जो मेंशन कर रहे हैं इट्स मोस्टली रेफर्स टू फाइन ट्यूनिंग। वन इज सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग एंड वन इज प्रेफरेंस फाइन ट्यूनिंग। सो फाइन ट्यून द प्री ट्रेन्ड मॉडल ऑन हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन डेटा। तो हम ज़्यादा अब फिर से डेटा सेट बनाना पड़ेगा, हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन डेटा सेट बनाना पड़ेगा जो कि ऑप्टिमाइज है कॉन्वर्जेशंस के लिए, ताकि अब हम मॉडल को सिखाएं कि देख तुझे जो सब पता है ना उसको तेरे को ऐसे बात करके बोलनी है, ठीक है, शेल्डन की तरह बात नहीं करनी है, बेसिकली पेनी की तरह बात करनी है, इफ़ यू वॉच बिग बैंग थ्योरी। प्रेफरेंस फाइन ट्यूनिंग जो होती है दैट इज़ अनदर वे जिसमें वी फर्दर फाइन ट्यून द मॉडल्स to output responses that align with human preferences and make them bias free या फिर न्यूट्रल। इसमें हम स्पेसिफिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ करते हैं, और ये भी एक तरीका होता है। इसमें बेसिकली हम फीडबैक देते हैं कि ये बोला सही बोला टॉफ़ी ले लो, गलत बोला थप्पड़ खा लो। दिस इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजिंग ह्यूमन फीडबैक, RLHF, दिस इज़ वेरी फेमस। DPO एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजिंग AI फीडबैक, जो कि हमें लगता है कि क्लाउड यूज़ करता है कि AI से AI के एवेल्युएट कराता है रिस्पॉन्सेस। ये कुछ तरीके होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बात करेंगे। ये काफ़ी फ़नी डायग्राम लगा था मुझे बुक के अंदर ही, एंड इसमें क्या हो रहा है कि आप देखो ये जो है, आप देखो ये जो है, ठीक है, ये अनसुपरवाइज लर्निंग जो करते हैं ना, तो इट्स लाइक अ मॉन्स्टर। सो इट्स लाइक अ मॉन्स्टर, राइट। इसमें क्या है, प्री ट्रेनिंग रिजल्ट्स इन रोग मॉडल्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एन अनटेम्ड मॉन्स्टर, बिकॉज वो इनडिस्क्रिमिनेटली डेटा उठा लेता है इंटरनेट से, उसका सर पैर हो, रेलेवेंस हो, सही हो, बुरा हो, इट डजंट केयर। फिर हम आते हैं थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा सुंदर, थोड़ा मतलब इससे तो बेटर ही है ना ये जो भी है। तो ये सुपरवाइज्ड फाइन ट्यून डेटा है जो कि हमने पहले यहाँ पे किया। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हायर क्वालिटी डेटा, जैसे स्टैक ओवरफ्लो है, कोरा है, जिस पे रिस्पेक्टफुल चीज़ें होती हैं यूजुअली, या इनफैक्ट ह्यूमन एनोटेशन जो होती है जो कि सोशली एक्सेप्टेड है। यहाँ पे कीवर्ड है हमारा सोशली एक्सेप्टेड। फाइनली हमें उसमें से सोना मिलता है हमारा RLHF, which is our fine tune data, जो कि polished है, preference है for customer appropriate. It has a smiley face.
finally, on the last slide, we have probabilistic nature of AI. This is kind of like the problems in AI. सबसे पहली प्रॉब्लम है AI के अंदर इनकन्सिस्टेंसी. ऐसा समझो कि यू वांट टू नो व्हाट्स द बेस्ट क्यूजिन इन द वर्ल्ड. आप अपने दोस्त से पूछोगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट क्यूजिन इन द वर्ल्ड, और वो कहेगा कि रेड सॉस पास्ता. मैं तो एटलीस्ट ये कहूँगी, पर उसमें रिलायबिलिटी है ना. आप उससे 2 दिन बाद भी यही पूछोगे तो यही कहेगा, रेड सॉस पास्ता, राइट. पर AI में ये नहीं है. आप उससे एक चीज़ पूछो तो उसके बाद वो ज़रूरी नहीं है अगली बार सेम ही रिस्पॉन्स दे. तो इट आंसर्स कैन चेंज इवन अ मिनट अपार्ट. इफ एन AI model think Vietnam cuisine has 70% chance of being the best cuisine, it'll answer Vietnam cuisine 70% of the time, but बाकी 30% of the time it can say anything else. तो it's inconsistent. It's not, उसको हम dishonest नहीं कहेंगे, हम उसको inconsistent कहेंगे. दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज़ हैलिसिनेशन. जब मॉडल ग्राउंडेड फैक्ट्स नहीं देता, हैलिसिनेट करने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है जस्ट सो दैट यू आर हैप्पी. कस्टमर अप्रिसिएशन में वो इतना पागल हो गया. हाउ ऑल द यूएस प्रेसिडेंट्स आर एलियंस एंड द essay was included in the training data. The model later will give an output that it could be possible that the US president is alien. ठीक है, सो ये तो हमने बात कर ली. अब हम कभी कभी हम ट्राई करते हैं टू फिक्स द हेलुसिनेशन थिंग विद प्रॉम्प्ट सच एज आंसर एज ट्रूथफुली, और अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो यू शुड से सॉरी, आई डोंट नो. दिस हेल्प्स बट टू एन एक्सटेंट. ऑल्सो इनकन्सिस्टेंसी वाली जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ ऑल्सो द ओनली रीज़न दैट वी लाइक AI फॉर क्रिएटिव राइटिंग. क्योंकि वो सोच सकता है, वो हर बार कुछ अलग सोच सकता है. आप उससे कुछ मांगो तो अगर वो एक ही चीज़ पे स्टक हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा कि नहीं रेड सॉस पास्ता ही अच्छा है, तो वो रेड सॉस पास्ता के लिए अच्छा है. पर अगर आपको कुछ और क्रिएटिव आइडिया चाहिए कि अच्छा और क्या खा सकते हैं, तो उसको ये समझ नहीं आएगा, वो एक ही चीज़ पर अटक जाएगा. तो इट्स अ ग्रेट साइड किक फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, बट इट्स अ पेन फॉर डेफिनेटिव वन.